गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बैठी। हेलो, क्या था अपना डिस्कशन? एक डीपीपी। डीपीपी नंबर क्या था? बी B3। तो ये आंसर होगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 7 पूछना चाह रहे हैं, है ना? फोर्थ पूछना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछा है कि मिनिमम वर्क दैट मस्ट बी परफॉर्म टू टेक फ्लोट आउट ऑफ द वाटर, है ही ना? सिलेंडर को पानी से बाहर निकालने में कम से कम कितना वर्क करना पड़ेगा? तो इसको इस तरह से करेंगे कि जब हम इस सिलेंडर को पुल करना शुरू करेंगे तो उस समय जीरो फोर्स होगा, होगा ना? जीरो फोर्स। जब पूरा सिलेंडर पानी से बाहर आ जाएगा तो mg होगा। तो एवरेज फोर्स होगा mg/2 इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फोर्स लीनियरली वेरी करता है। तो एवरेज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, एक बार फिर सुन लो। जब सिलेंडर को हमने उठाना शुरू किया तो जीरो फोर्स होगा, क्या आप हाथ नहीं लगाओ तो तैर रहा है ना वो। तो जीरो से स्टार्ट किया। जब सिलेंडर पूरा पानी के बाहर आया तो mg हो गया। तो टोटल फोर्स लीनियरली वेरी कर रहा है, जितना x डिस्प्लेसर हो प्रोपोर्शनल टू x है ना। तो एवरेज फोर्स हो गया mg/2, और जो लेंथ डूबा हुआ था उतने डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो mg/2 इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये आ गया आपका वर्क। हमारा एवरेज फोर्स निकाला था और डिस्प्लेसमेंट निकाला था। ठीक है ना? ये आप लोग कर लेंगे इतना तो। और कुछ कह रहे हैं? 7वें प्रश्न में कोई दिक्कत है? देखो, इसमें क्वेश्चन में ऐसा है कि ये ब्लॉक ऐसे जाकर के कहीं रुक जाएगा, और रुकने के बाद में रुका रहे ना, ऐसे ही चाहते हैं। रुकने के बाद में रुका रहे, तो अब आप इसके लिए उस तरफ लगने वाला स्प्रिंग फोर्स, जस्ट स्लाइडिंग की कंडीशन लगा दो आप, उससे आ जाएगा। 7th ही पूछा ना?
तो 7th क्वेश्चन में आपने डिस्प्लेसमेंट तो निकाल लिया। क्या ऐसा मान लेना है कि वो डिस्प्लेसमेंट जो पहले हो चुका है वही मानना है? अगर वही मानना है तब तो एक अलग आंसर है, क्योंकि म्यू चेंज करोगे तो स्टार्टिंग से चेंज करोगे तो दूसरा आंसर हो जाएगा। तो करना क्या है, क्वेश्चन को पढ़ के पता लगा होगा। हाँ, पुराना डिस्प्लेसमेंट मान लेना है। ठीक है, अगर पुराना डिस्प्लेसमेंट मान लेना है तो उस समय स्प्रिंग का एक्सटेंशन निकाल लेंगे अपन। उसके लिए आपने वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के रोक दिया होगा उसको, जहां पे जाके रुकेगा V0 होगा ना, उससे आपका पहला पार्ट हुआ होगा। फिर उससे KX फोर्स निकाल लेंगे और इधर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स और mg लग जाएगा, तो उन दोनों का बैलेंस करके देखेंगे। जस्ट स्लाइडिंग की कंडीशन मान के म्यू निकाल लेंगे, मिनिमम म्यू आ जाएगा, इससे आ जाएगा ना। ठीक है, और बताइए, हो गया ये डीबीपी? आसान है। ठीक है, तो B3 नंबर का डीबीपी हो गया। और क्या था? HCV के प्रश्न। कौन से चैप्टर के? कैपेसिटर ही चल रहा है अभी तक। ठीक है, तो HCV के कैपेसिटर वाले अध्याय के प्रश्न है ना। कैपेसिटर दो जगह है इसके अंदर, एक तो करंट वाले चैप्टर में, वो तो कर ही लिया था अपन ने। अब कैपेसिटर वाले चैप्टर का कैपेसिटर, तो अब आप बताइए उनमें से कोई सवाल आपने पूछना है। काफी सवाल तो आपकी शीटों वगैरह में तो आ ही गया था, है ना। ठीक है, कुछ पूछना है क्या HCV में? क्वेश्चन नंबर 26 पूछना है। देखिए जरा क्या है 26। ट्वेंटी सिक्स का बी वाला ऑप्शन है ना। तो इसमें ऐसा करना है कि है ना, ये जो बीच वाले 2 माइक्रोफेराड वाले कैपेसिटर है उसको उठा के ऊपर ले जाओ। क्योंकि इसमें रिवर्स सिमेट्री लग रहे थे, रिवर्स सिमेट्री लगने से इसका चार्ज इसका चार्ज इसका चार्ज इसका चार्ज और उसका उसका बराबर का होगा, तो इसलिए आप इसको अलग करके ऊपर ले जा सकते हो। अलग करने से अभी आसान हो जाएगा। अब ये सिंपल इनको मिला लेंगे, फिर ये रिवर्स सिमेट्री से सॉल्व हो जाएगा, फिर वो उसके साथ पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कर लेना। तो ये बीच वाले को मैंने उठा के अलग इसलिए कर दिया क्योंकि इसका Q और इसका -Q ऐसा आ रहा है, Q1 और Q1 -Q1, रिवर्स सिमेट्री से सेम चार्ज आ रहा है, इसका मतलब एक ही ब्रांच का चार्ज है, तो इसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा करने से फिर ये आपके A पार्ट जैसा हो जाएगा, B वाला पार्ट भी A जैसा हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसा नहीं कह रहा है, ये जब यहाँ जुड़ा हुआ था तो ऐसा चार्ज था, तो इससे ये पता लगा कि इस इधर उधर से कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। जैसे यहाँ से Q1 गया तो यहाँ Q1 सीधा जा रहा है, तो इस जॉइंट से इसको अलग कर सकते हैं, वो अलग करके दिखा दिए, बस इतना ही कह रहे हैं। अब इसका सेम नहीं बोला ना, इसका क्या बोल रहे हैं कि इसका Q2 -Q2, तो इसका ऐसा होगा इधर वाली साइड, Q2 -Q2,
Q3 माइनस Q3, Q3 माइनस Q3, ऐसा होगा। बीच वाला एक कर देंगे, है ना। मेहनत तो करनी पड़ेगी, जैसा ए पार्ट में किया ना वैसी करनी पड़ेगी। तो और बताइए। 42, देखते हैं 42। एक मेटल का स्फेयर है जिसकी रेडियस आर है, जिसको चार्ज किया वी पोटेंशियल तक, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द concentric sphere of radius 2r, so that the electrostatic energy stored outside the sphere। देखो मेटल का स्फेयर है और उसका मेटल के स्फेयर पे दिया हुआ चार्ज उसकी सरफेस पर आ जाता है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर 0 होता है, उसकी सरफेस से शुरू होता है, अनंत तक जाता है। तो अपन को पूछा है आर रेडियस से 2r रेडियस तक कितनी एनर्जी भरी हुई है। तो ऐसा अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़ के आए थे, एनर्जी डेंसिटी वाले फॉर्मूले से डायरेक्ट फॉर्मूला भी रटा हुआ है। क्या याद है कि नहीं फॉर्मूला? एक पॉइंट चार्ज की वजह से r1 रेडियस से लेके r2 रेडियस में कितनी एनर्जी स्टोर होती है? k⁴/2r1 माइनस k⁴/2r2। सारी दुनिया को पता है, जिसको नहीं पता है वो दुनिया से पीछे है ना। दो लोगों से पीछे होने में कोई बुरी बात नहीं, दुनिया से पीछे होने में दिक्कत बात है ना। और कुछ? कोई दिक्कत नहीं, हो गए सब। अब 62 में समस्या आ गई। क्या समस्या आ गई? क्वेश्चन नहीं समझ में आया? क्वेश्चन समझा दूं? ठीक है, क्वेश्चन समझा देते। कंसिडर एन असेंबली ऑफ 3 concentric spherical shell of radius ABC. Find the capacitance of the assembly between the points A and B, जिसका चित्र हमें 28 पे दिया है। ओके, ABC, इसका रेडियस A, इसका रेडियस B, इसका रेडियस C। अब अपन ने बैटरी से जोड़ा, एक इसको जोड़ा, एक इसको जोड़ा, तो ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में हो गए। तो सीरीज कॉम्बिनेशन, एक कैपेसिटर दूसरा कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस जानते हो, उसका भी जानते हो, फिर सीरीज में क्या होता है? हाँ वैसे कर ले। बीच वाले का क्या कह रहे हो? बीच वाले में क्या कह रहे हो? यहां से लाइन शुरू होगी, यहां पे खत्म होगी, एक हो गया। यहां से लाइन शुरू होगी, यहां पे खत्म होगी, दूसरा हो गया। और कहां से शुरू होगी? और कहीं कुछ थोड़ी होगा, बस यही होगा। इस बैटरी ने यहां से पंप से चार्ज उठाया, इसको दिया, इस पे पहुंचा क्यू, सामने आया माइनस क्यू, तो इस पे आया क्यू, सामने आया माइनस क्यू, बाहर 0, अंदर भी 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इन दोनों के बीच में, न बाहर है न भीतर है। ठीक है, हो गया सीधा साधा सवाल। और बताइए, और कोई प्रश्न नहीं? देखो इस HCV के अंदर कैपेसिटर अध्याय में आप देखोगे तो इसमें सॉल्ड एग्जाम्पल भी है। कितने सॉल्ड एग्जाम्पल दिखते हैं आपको इसमें? 25 हो रहे हैं, 23 हो रहे हैं। अच्छा देखो 23वें एग्जाम्पल में ना बड़ा विचित्र सा एक चित्र दिया हुआ है। ये जो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में पानी भरा हुआ है,
और पानी ऊपर उठ गया है और उसका हाइट वाइट निकाल रहे हैं। ठीक है, बस एडवर्टाइजमेंट कर रहा था, हो गया। तो ये हो गया एचसीवी का हिसाब। मतलब एचसीवी में सॉल्व एग्जाम्पल में भी अच्छा कुछ दिया रहता है। ठीक है, ऐसा परीक्षा में पूछा भी जाता है। तो फिलहाल ये एचसीवी का हिसाब हो गया हमारा, शीट निपट गई। हाई लेवल प्रॉब्लम वगैरह हो गई क्या? 7 करने के लिए दिया था, डिस्कस करना था, आज करना है ना, निकालिए चल भी हाई लेवल प्रॉब्लम्स। रोज का काम रोज करने का जो तरीका है, टेक्नोलॉजी में बार बार शुरू से बोलता हूँ, हमको हमारा होमवर्क रोज पढ़ लेना है। पढ़ने का काम विद इन द क्लास कर लो तो सबसे बढ़िया है, ताकि दोस्तों से पूछ लो कि क्या होमवर्क दिया था, घर जाके भूल जाते लोग। होमवर्क की रीडिंग लगाओ पहले, छांटना सीखो कि इजी क्या, इजी क्या, इजी क्या। और ऐसे करते करते उन लोगों का होमवर्क ज्यादा अच्छे होने लग जाएगा, और ये छांटने की आदत एग्जाम में भी आएगी। और आप देख रहे होंगे कि बड़ा मुश्किल होता है तीनों सब्जेक्ट का होमवर्क करना, मेंटेन करना। 3 सब्जेक्ट मैनेज करना वाले लोग बहादुर होते हैं, मैं उनको बहादुर की पदवी देता हूँ, है ना। ऐसे कम ही लोग होते हैं, लोग है ना पिछड़े रहते हैं, 2 सब्जेक्ट को ऊंचा चढ़ा भी देते हैं तो एक सब्जेक्ट एकदम यूं होता है। तो कुल मिला के उनको सजा मिलती है, जो भी अपराध करता है उसका सजा तो होता ही है। तो अच्छा तरीका ये होगा, 2 सब्जेक्ट को ऊंचा उठाने से हम कठिन सवाल का अगर कर भी लेंगे तो उसकी गलत होने की प्रोबेबिलिटी है, उसका टाइम ज्यादा लगना है। और जो तीसरे सब्जेक्ट का इजी क्वेश्चन होगा वो हमें बहुत लोगों से पीछे करवाए, वो जिसने सीधा टिक मार दिया है, जो कि पढ़ने भी नहीं आए कोटा शहर में, अपने गांव में पढ़ लिए एनसीईआरटी की किताब से ही, और सीधा ही आया है। हम तो एनसीईआरटी खोलते ही नहीं है, हम तो पढ़ते ही नहीं है। और जो परीक्षा देने वाले हैं उनको कह रखा है कि पूरे भारत भर में सभी बोर्ड में एक ही किताब लगा रखी है, अगर कभी सवाल पूछो तो पूछ सकते हो, इसमें से क्या दिक्कत। कि हमने बांट रखी है, एक और किताब ही बटी क्या ना, एग्जाम्पलर करके, एनसीईआरटी की तरफ से बटी हुई है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चंस अलग से एनसीईआरटी की तरफ से बढ़ती है। कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा नाम, है ना, और पता होगा तो क्या होगा, देखी नहीं होगी, है ना। ठीक है, तो सिस्टमेटिक रोज होमवर्क को छांटे, पहले इजी करें। ऐसे करने से ना बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इजी से चीज जाएंगे। लोग 30 नंबर नहीं ला पा रहे हैं, हर पिछले 2 साल का रिपोर्ट कार्ड देख लो। लास्ट में जब हिसाब लगाने जाते तो उनसे एक सब्जेक्ट में 30 नंबर नहीं आ रहे हैं, टोटल 90 पे कॉलेज मिल रहा है। अभी किसी के रिलेटिव वगैरह होंगे, उनसे पूछना है कितने नंबर पे जा रहा है कोई भैया वगैरह, पता लग जाएगा जिनके पीछे पीछे रहेंगे, है ना। ठीक है, तो अब एचएलपी की प्रॉब्लम में आ जाइए। तो आप बताइए, पहले प्रश्न में कोई दिक्कत, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में? ये तो ऐसा लग रहा है एचसीवी के सवाल है ना, हाई लेवल तो कुछ लग ही नहीं रहा है। 5वां सवाल, 5वां अलग आ गया, बस ये 4 एचसीवी के थे, 5वां अलग आते ही हाई लेवल हो गया। और फिर 6ठा सवाल हो गया, 7वां हो गया। मतलब पहले 5वां डिस्कस करना चाहते हैं, दिखाओ जरा 5वां क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन देखिए जरा, इसमें लिखा है कि आउटर डायमीटर डी नॉट है सिलेंड्रिकल कंडक्टर का, इनर डायमीटर
ताकि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन आउटर एंड इनर और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द कोर इज मिनिमम। What should be the diameter of the core or inner cylinder for this capacitor so that the given potential difference between the outer conductor and core, the electric field strength at the core is minimum। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें अपन को एक सिलेंडर अपन बना लेते हैं। ये तो हो गया इनर, फिर ये हो गया आउटर। तो इन्होंने इनर का भी कोई डायमीटर दिया हुआ है, तो अपन कोई डायमीटर इनर आउटर तो एक बार ए भी मान लेता हूं, बाद में रख देना डायमीटर का क्या है। इनर वाले की रेडियस ए है, आउटर वाले की रेडियस बी। तो फॉर ए गिवन पोटेंशियल डिफरेंस तो हम इसमें पोटेंशियल डिफरेंस दे देते हैं, एक बैटरी जोड़ देते हैं, वी वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया। तो अब हम ये जानते हैं कि वी वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे देंगे तो इस पे क्यू आ जाएगा और इस पे माइनस क्यू आ जाएगा। अगर एक बार के लिए इसकी लेंथ एल मान लेते हैं तो इसके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला होता है 2k लेमडा बाय, लेमडा की जगह तो क्यू बाय एल आ गया, 2k लेमडा बाय आर, सेंटर से किसी आर डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। और ये जो Q है ये तो अपन CV के बराबर लिख सकते हैं, जो इसका कैपेसिटेंस है इंटू वी। Q की वैल्यू उठा के रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई 2k बाय एल आर। अब कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, आपने पढ़ा होगा 2 पाई एप्सिलॉन अपॉन एल एन बी बाय, ये है ना फॉर्मूला। ये कैपेसिटेंस तो एल को उधर ले जाते हैं तो ये कैपेसिटेंस आ गया, तो Q इज इक्वल टू सी वी। तो ये आ जाएगा Q की जगह पर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन एल एन बी बाय ए इंटू वी। एल से एल कट गया। अब देखो K क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, 2k और 2 पाई एप्सिलॉन तो कट गया, कट रहा है ना ये 2k और 2 पाई एप्सिलॉन तो बराबर ही होता है। तो ये क्या आ गया फिर V डिवाइडेड बाय एल एन बी बाय इंटू आर। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ द कोर। इस अंदर वाले का डायमीटर क्या होना, एक तरह से रेडियस निकालना है। ए का क्या वैल्यू है ना, ए का क्या वैल्यू हो ताकि अंदर वाले पॉइंट पर क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम हो। तो अंदर वाले पॉइंट पे आर की जगह ए आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट कोर V डिवाइडेड बाय एल एन बी बाय ए इंटू ए। अब अपन को क्या करना है कि एल एन बी बाय ए इंटू ए को क्या करना है, मैक्सिमाइज, है ना। एल एन बी बाय ए इंटू ए को मैक्सिमाइज कर देंगे तो मिनिमम आ जाएगा। क्या ये कर सकते हैं आप, क्या करने से आ रहा है, आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं फिर। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न 5 हो गया। अब 6 में कुछ कहना चाह रहे हैं। 6 के आंसर में सी स्क्वायर आना चाहिए, सी स्क्वायर की जगह बी इंटू सी आना चाहिए। कि लोग क्या कहते हैं, बी इंटू सी आना चाहिए।
शक्ल देखता हूँ जरा। छठा सवाल, छठे सवाल का जवाब देखते हैं। पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, ऐसा शक्ल से समझ नहीं आ रही। 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल दे रखी है। फर्स्ट एंड थर्ड आर कनेक्टेड बाय फाइन वायर। ठीक है, कनेक्ट कर देते हैं हम। देखिए जरा छठा सवाल, 3 कॉन्सेंट्रिक शेल। तो 3 कॉन्सेंट्रिक शेल हमने ले लिया, इसे हमने कनेक्ट किया फाइन वायर से, तो वायर भी ले लिया। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि सेकंड को धरती से जोड़ दिया। ये भी बात है, सेकंड को धरती से जोड़ दिया। अब देखो कि क्या होने वाला है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ दिस। जो कुछ बन गया इसका कैपेसिटेंस बताओ। अच्छा, कैपेसिटर और कंडेंसर क्या होता है? दोनों एक ही चीज होती है। कंडेंसर बोले तो कैपेसिटर, पढ़ने से पता लग गया चैप्टर में कि कैपेसिटर को कंडेंसर भी कहते हैं। अच्छा, अब देखो फिर, अभी मैं कहना चाह रहा था कि इसका मुझे कैपेसिटेंस पता करना है। तो मुझको ये पता है कि जिनसे लाइन शुरू होगी जिन पे खत्म होगी वही कैपेसिटर होगा। अगर मैं जोड़ू इसके अंदर, ये तो हो गया जीरो पोटेंशियल वाला, और ये हो गया वी पोटेंशियल वाला कोई, तो ये भी वी हो गया क्योंकि जुड़े हुए आपस में। तो फील्ड जो है वो वी से जीरो के बीच होगा, तो ये होगा एक कैपेसिटर। ठीक है, फील्ड वी से जीरो के बीच होगा, ये होगा दूसरा कैपेसिटर। क्या कहते हो, होगा ना? फील्ड वी से जीरो तक होगा, ये होगा एक तीसरा कैपेसिटर। इंफिनिटी पे जीरो है ना, वी से जीरो, वी से जीरो, वी से जीरो, हो गए 3 कैपेसिटर, और तीनों पैरेलल में। तो C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ऐसा करने से क्या कहते हो, C स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा एक छूट गया था। हर केस बोले तो ये जब जब करोगे तब तब मानेंगे। और कोई दूसरा केस बताओ। ठीक है, हाँ, कौन नहीं रहेगा कैपेसिटर? है ना ये कैपेसिटर। वीक मैंने कब बोला ऐसा? ऐसा तो कुछ नहीं बोला, कुछ गलत बात याद कर लिया। ठीक है, 7वें प्रश्न में आपको कोई दिक्कत नहीं है क्या? कुछ दिक्कत? 7 निपट गया। अल्फा बीटा गामा वाला, उससे किया, जरूरत पड़ रहा है क्या? पहले कैपेसिटर को हमने चार्ज दे रखा है, फिर उसे डिस्चार्ज कर दिया, और एक दूसरा कैपेसिटर भी लगाया। तो चार्ज फ्लोन थ्रू रेजिस्टर ड्यूरिंग टाइम दिस, इस टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर गया, और अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड, ये आ रहा है ना इसमें। तो आपके पास पहले से चार्ज कैपेसिटर है क्यू नॉट और माइनस क्यू नॉट। अब आप इसे एक रेजिस्टेंस के थ्रू एक अनचार्ज कैपेसिटर से जोड़ देते हैं जिसका कोई चार्ज नहीं है। ऐसा सर्किट है, ये t इक्वल टू 0 की बात है। और कैपेसिटर क्या आइडेंटिकल है, तो इसका भी C हो गया और इसका भी C हो गया।
अब हमें क्या करना पड़ेगा कि किसी टाइम टी पे जाना पड़ेगा। मान लेते हैं कि किसी टाइम टी पर इसका चार्ज क्यू और माइनस क्यू हो गया और इसमें करंट आई हो गया, तो इसका क्यू नॉट माइनस क्यू और माइनस क्यू नॉट प्लस क्यू। अब इसमें केवीएल का इक्वेशन लगा देंगे। क्या उससे आ पाएगा, ऐसा बोलना चाह रहे हैं? अल्फा बीटा वाले से कंफर्म कैसे कहेंगे कि ऐसा होगा? दो दो कैपेसिटर आ गए ना। क्या जो तुमने केवीएल से किया वो क्या है? नहीं, केवीएल से तुमने क्या क्यू का फंक्शन निकाला क्या टाइम का? कैसा है? वैसे आता है कि जो हमेशा आता है? अच्छा, एक्चुअल में क्या है कि इस मैंने टाइम का सवाल पूछा, तो तुम चाह रहे हो कि टाइम की इक्वेशन लिखें। तो कोई ये कहना चाहता है कि भाई क्यू जो होगा वो कुछ अल्फा प्लस बीटा ई की पावर माइनस के टी टाइप का कुछ होगा, है ना? ऐसा कहना चाह रहे हैं इस वाले प्लेट का क्यू, जो कि टाइम के फंक्शन में अगर ऐसा आता हो। तो अब हम ये जानते हैं कि टी इक्वल टू जीरो पे तो क्यू जीरो है, तो जीरो रख दिया, टी जीरो रख दिया, अल्फा प्लस बीटा जीरो हो गया। ठीक है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा जीरो हो गया। अच्छा देखो, टी इक्वल टू जीरो पे करंट क्या आएगा? इसमें अपन आई करंट मान लेते हैं, प्लस माइनस केवीएल लगा देते हैं, तो अपना करंट आ जाएगा क्यू नॉट अपॉन सी बाय आर। क्यू नॉट बाय सी इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया ना। क्यू नॉट बाय सी माइनस आई आर इक्वल टू जीरो। इधर जाऊंगा ना, क्यू नॉट बाय सी माइनस आई आर इक्वल टू जीरो। तो आई का वैल्यू क्या होगा? क्यू नॉट अपॉन सी। तो टी इक्वल टू जीरो का करंट पता है, तो इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो आई इज इक्वल टू माइनस के बीटा ई की पावर माइनस के टी। तो टी की वैल्यू जीरो पुट किया, करंट की वैल्यू क्यू नॉट अपॉन आर सी। तो माइनस के बीटा, एक ही हो गया, एक ही हो गया। अब लास्ट में स्टेडी स्टेट आएगी, तो आई जीरो हो जाएगा। तो केवीएल की इक्वेशन में आई जीरो कर दो, तो क्यू नॉट माइनस क्यू बाय सी माइनस क्यू बाय सी इक्वल टू जीरो। सी कट गया, तो दोनों में आधा आधा बढ़ जाएगा, क्यू नॉट बाई टू, क्यू नॉट बाई टू। तो क्यू का वैल्यू आ गया क्यू नॉट बाई टू। तो अब इसमें टी इनफाइनाइट पुट करो, क्यू की जगह क्यू नॉट बाई टू पुट करो, तो ये हो गया क्यू नॉट बाई टू। टी इनफाइनाइट पुट किया तो क्या हो गया? अल्फा आ गया, अल्फा की वैल्यू क्यू नॉट बाई टू। ये गलती हो गया। ठीक है, फिर 7 प्रश्न हो गए, बाकी कुछ 6 प्रश्न बचे, सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो आगे बढ़ना था हमें। मैग्नेटिक फील्ड का अध्याय चल रहा था। तो हमने पिछले क्लास में एक वायर के मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग देखा था और उसी के सवाल पे बात ठहर गई थी। आगे बढ़ते हैं उससे हम। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क। अगर करंट का कोई सर्कुलर आर्क है हमारे पास, उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये भी एक कीमती फार्मूला है।
बस इसका मैग्नेटिक फील्ड हम सेंटर पे ही निकालते हैं और कहीं नहीं। तो क्यों कर रहा हूँ, पूरा ही बना देता, ठीक है। पूरा एंगल थीटा है, ओनली एट सेंटर। इसका रेडियस आर है। क्या आप लोग बता सकते हैं निकाल के? निकालिए, निकालिए जरा। चलो मिलाते हैं, तो छोटा सा सवाल था ये। सबसे पहले तो भोले बच्चों से बात कर रहा हूँ मैं, देखेंगे जरा वो ध्यान से। अगर मुझे इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस जगह निकालना है तो बायोड ने एक तरीका दिया है। उन्होंने बताया कि आप हर छोटे छोटे हिस्से का निकाल सकते हो, और वो फार्मूला बताया है उन्होंने कि आप बस ऐसा लिख लेना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। इस फार्मूले की सहायता से आप हर छोटे छोटे टुकड़े का निकाल सकते हो। तो फिर उनके अनुसार फिर हमें क्या करना पड़ता है कि हर एक वायर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना पड़ता है। तो ऐसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में हर एक हिस्से का लिख करके जोड़ देंगे। जोड़ने से पहले हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम जिनको जोड़ने जा रहे हैं वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो इंटीग्रेशन इज ए स्केलर सम, तो वेक्टर सम करने के लिए डायरेक्शन का ख्याल रखना होगा। तो इसके अंदर हर एक एलिमेंट से जो वेक्टर है इसका पोजीशन वेक्टर ये यहाँ पर ही आ गया। इससे देखोगे तो यूं आएगा, इससे देखोगे तो यूं आएगा, इससे देखोगे तो यूं आएगा, इससे देखोगे तो यूं आएगा। जिस भी हिस्से की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो वो हो गया आइडियल। तो ये है आइडियल, छोटा सा वायर का लेंथ जिसमें आई करंट है, ये हो गया आइडियल। और ये जो आर होता है ये इसी से उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है जहां पर पता करना है। तो यहां पर इन दोनों के बीच में सभी जगह 90 डिग्री है, तो इस क्रॉस प्रोडक्ट में ओपन करेंगे तो साइन 90 आ जाएगा। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि क्रॉस प्रोडक्ट हटाते वक्त साइन थीटा आता है, तो यहाँ पे साइन 90 आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि आई डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर तो सबका भीतर की तरफ आ रहा है, तो इनकी वजह से जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बैठ रहा है वो अंदर की तरफ आ रहा है, यानी सभी का मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है। तो जोड़ने में तो दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्शन सबकी एक हो चुकी है, कोई कंपोनेंट वंपोनेंट करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले पार्ट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट करके जोड़ना पड़ा था, जो कि यहाँ नहीं करना पड़ रहा है।
अब हम इसको ध्यान रखेंगे कि कभी किसी सर्कुलर आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो अपना राइट हैंड का फिंगर यूं घुमाना है, तो अंगूठा बताएगा कि किधर है। राइट हैंड की फिंगर यूं घूम रही है तो सेंटर पे इधर है। या फिर एक तरीका है कि जिसमें करंट जाता है वो तार पकड़ लो, तार पकड़ लोगे तो इधर इधर है। फिर यह बताया कि ऐसे, तो अभी ऐसे सर्कुलर आर्क में यूं घूम रहे ना अपन, तो सर्कुलर आर्क में यूं घूमेंगे तो सबकी तरफ से इधर ही तो जा रहा है, वही दिखाया है। ठीक बात है। तो अब इधर आगे हम बढ़ रहे हैं। अब तो ये मैग्नीट्यूड का मामला हो चुका है, डायरेक्शन तो सबकी एक ही है, तो हम मैग्नीट्यूड पे चलते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई की जगह आई, डीएल का मैग्नीट्यूड साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। मैंने इसको ओपन कर दिया और कुछ भी नहीं किया है, जो लिखा था। अब इसको मैं क्या करता हूँ, जोड़ देता हूँ, क्योंकि सीधा ही जोड़ना था। तो ये टोटल बी आ जाएगा, पूरे बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो यहां से मुझे मिला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, और डीएल लेंथ का सम, डीएल 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 डीएल, इसकी लंबाई को टोटल ऐड करेंगे। तो हर कोई जानता है कि थीटा एंगल है, आर रेडियस, तो आर थीटा आएगी। तो ये वाला इंटीग्रेशन हो गया आर थीटा, आर से आर कट जाएगा। फाइनली बी का आंसर आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइडेड बाय आर इंटू थीटा। ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। किसी सर्कुलर आर की वजह से सेंटर पे कुल कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, इतना होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर इंटू थीटा। ठीक है। स्पेशल केस, स्पेशल केस ये है कि पूरा ही लूप है, जो कि ज्यादातर सवाल में रहता है। थीटा की वैल्यू 2 पाई हो गई, तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की जगह 2 पाई रखेंगे, 2 पाई 2 पाई कट जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ठीक है। बात जम रही, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्शन कैसे बताया, फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड, 3 मेथड बताएं, फिर से सुनेंगे कितने मेथड बता दी, कहीं ये नहीं पता लग रहा है। तो पहला वेक्टर मेथड है डीएल क्रॉस आर, तो फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो अंदर आएगा, तो सभी का डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर भीतर आ रहा है ना ये। अब बचपन से क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन नहीं जानते हैं, तो मैं फिर से बताता हूं कि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर जो हाथ घुमा के डायरेक्शन पता करते हैं, वो दो में से एक चुनने के लिए हाथ घुमाते हैं। डायरेक्शन दो दिशाएं पहले फिक्स हो जाती है प्लेन फिक्स होने से। तो डीएल वेक्टर और आर वेक्टर का प्लेन फिक्स हो चुका है कि बोर्ड का प्लेन है, तो डायरेक्शन या तो अंदर होगी या बाहर होगी, इन दोनों में से एक चुनना है। उसके बाद फिर पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ घुमाएंगे तो अंगूठा भीतर को चुनने की कह रहा है, भीतर वाला हो गया, है ना। ये तो हो गया क्रॉस प्रोडक्ट का नियम। दूसरा हमने बताया कि जैसे करंट जा रहा है वैसे अपने राइट हैंड की फिंगर्स को घुमा लो, तो अंगूठा बता रहा है। तीसरा हमने बताया कि अंगूठे को करंट की तरफ करो यूं, तो अब हमारी फिंगर्स यूं जा रही, यूं घूमेगा मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड। फिर मैंने यूं बताया था कि ऐसे चलो, जब भी चल रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड में यूं चलना है बस। तार में जाओगे यूं यूं गोल घूमोगे तो सबकी वजह से इधर हो जाएगा, ऐड हो गया। ये आ गया भाई, है ना, सर्कल का। सेमी सर्कल का क्या होगा, सेमी सर्कल का क्या होगा, इसका आधा होगा, और क्या होगा,
तो ये सेंटर पे है, इसका रेडियस r, तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर म्यू नॉट आई अपॉन 4r, क्योंकि इसमें थीटा की वैल्यू आप पाई रखेंगे, थीटा की वैल्यू पाई रखेंगे तो पाई पे चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बात तय हो गई। आगे बढ़ते हैं, कोई और सवाल देखते हैं। खुश रहेंगे क्या? हाँ, कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं पूछना? तो अभी इसमें ऐसा करते हैं कि ये वाला सवाल पूछ लेते हैं, एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। करंट यूं जा रहा है, ऐसे आई करंट जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक जाता है, वो भी इन्फिनिटी तक जाता है। पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ। पी पे बी बताओ। हो गया? देखो जरा, टोटल बी जो है B1 प्लस B2 प्लस B3, तीन हिस्सों से मिलके बना है। ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, वो वाला पोर्शन, सबके सब है ना, एक ही तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऐसे घूमोगे गोल, सबका ऐड होगा। इसकी वजह से अंदर है, इसकी वजह से अंदर है, उसकी वजह से भी अंदर है। इस वाले तरीके से घूमेंगे ना, ऐसे वायर में यूं करंट जा रहा है, फिर यूं गोल घूम रहा है, तो सबका एक ही तरफ आ रहा है मैग्नेटिक, तो सब ऐड हो गया, तो सीधे सीधे जोड़ देंगे। अब ये सेमी इनफाइनाइट वायर का केस हो गया, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो लगा देंगे, 1 और 3 का तो बराबर ही होगा, तो डबल कर देंगे उसको। तो अपन लिखेंगे, पहले 1 का लिख तो लेते हैं, तीर तो क्या लगाए, तीर पता है ना, अंदर की तरफ। अब वैल्यू की बारी, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो साइन 90 आ गया, साइन 0 प्लस साइन 90 इंटू 2, तो ये दोनों पहला तीसरा हो गया। इसके भी आते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइडेड बाय आर, एंगल इसका पाई/2, इससे जो आएगा आ जाएगा। ये आप लोगों ने निकाला होगा, बहुत सीधा साधा है ये। चलो हम दूसरा सवाल करते हैं, ये सवाल हो गया, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, कुल मिला के पूरा 1 हो जाएगा।
बताओ भाई सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? देखिए कौन सही कर पाता है। सी सेंटर है यहाँ पर, उस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है? ये वाला एंगल आपकी मदद के लिए दिया हुआ है, थीटा है। ठीक है। जो लोग दिमाग लगा के पढ़ रहे हैं यहीं पर ही, वो तो कर ही देंगे, या अच्छा प्रयास करेंगे वो लोग। और जो सिर्फ नोट करने के लिए बैठे हैं, वो सॉल्यूशन जब मैं लिखूंगा तब नोट कर लेना। पता नहीं पढ़ेंगे तो कब। नोट करो फिर घर जाके पढ़ो भी, फिर कब तो होमवर्क करेंगे। नोट ही नोट करते रहो, फिर सब लोग पूछते रहेंगे नंबर कितने आ रहे हैं, नंबर कुछ आ नहीं रहे होंगे। पढ़ाई भी खूब करते हैं, ताने भी सुनते रहते हैं, क्योंकि क्लास में ढंग से पढ़ाई नहीं करते हैं। जो विद इन द क्लास हाथों हाथ समझ जाता है, उसको हराना मुश्किल है, क्योंकि वो 1.5 घंटे में ही सब कुछ सीख रहा है, और बाकी लोग उसका 3 घंटा 4 घंटा कर रहे हैं। फिर उसको कैसे हराएंगे? वो तो घर के 1.5 घंटे में जाके होमवर्क भी कर लेगा, होमवर्क भी छांट छूट के कर लेगा बढ़िया, जिसपे सोचना है वही सोचेगा, सारी एरर वाले पॉइंट पे सोच लेगा, एग्जाम तो बढ़िया दे के आएगा वो। तो आप लोग लिख चुके हैं? देखो पूरा सही तब माना जाएगा जब प्रॉपर साइन लिखे हो, प्लस माइनस हो तो होना चाहिए प्रॉपर, वैल्यू सब सही मिले तब सही मानेंगे। अभी जमाना क्या है कि आंसर रिपोर्ट करने का है, तो जो लोग आंसर तक नहीं पहुंच सकते, वो सब कुछ जानने के बावजूद भी जीरो है वो। जो भी विद्यार्थी, जो 30 नंबर क्यों नहीं आ पा रहे बताऊं? क्योंकि लोग आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हो सकता है उनको आ रहा होगा, कैलकुलेशन में अटक रहे हैं। जब तक आप आंसर मार्क नहीं करोगे, आंसर तक पहुंचोगे नहीं, मार्क क्या करोगे? इसलिए कंप्लीट करना बहुत ही कीमती बात है। जो इस तरह का एग्जाम चल रहा है उसमें पूरे पूरे कुछ ही सवाल सही कर दें हम, पर पूरे तो करें, तभी नंबर मिलते हैं। तो अभी देखिए कैसे होने वाला है सॉल्यूशन। सब लोगों ने अपना ट्राई देख लिया है, आप गलती देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ये एक वायर है जो यहां से आ रहा है। अगर इसके हिसाब से देखें तो सी इसके लेफ्ट हैंड साइड में है ना, लेफ्ट हैंड साइड, तो अपने लेफ्ट हैंड साइड में तो ऐसे ऊपर जाता है। और इस सर्कुलर आर्क के हिसाब से देखेंगे तो इसके राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में तो नीचे जाता है। इसका मतलब इस वाले वायर और इसका अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि अगर ये सीधा जाता तो ये लेफ्ट ही होता। इसने इस पॉइंट को राइट बनाया उधर से घूम करके, इस पॉइंट को राइट साइड लेके आए हम ऐसे घुमा करके। तो इस सर्कुलर आर्क और स्ट्रेट वायर में अपोजिट डायरेक्शन है, तो दोनों को घटाएंगे हम, है ना। ओवरऑल किधर आएगा इसके बारे में बता सकते हो आप? बाहर की तरफ आएगा कि भीतर की तरफ आएगा?
मतलब टोटल मिला करके वायर का और इसका मिला करके किस साइड में जाएगा? थीटा पे डिपेंड करेगा। अच्छा चलो ठीक है, अभी सॉल्व करते हैं फिर बात करते हैं इस पर। तो फिलहाल सबसे पहले सर्कुलर आर्क का लिख लेते हैं। तो सर्कुलर आर्क को अपन पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है, और इस वायर की वजह से नेगेटिव मान लेंगे, तो अपन घटा के लिख देंगे। तो टोटल भी लिखने जा रहे हैं, तो टोटल भी तीर तो हटा देते हैं, इस सर्कुलर आर्क की वजह से लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइडेड बाय आर, और इस सर्कुलर आर्क का एंगल कितना है? 2 पाई माइनस थीटा। कुछ भोले लोग तो थीटा ही लिख देंगे, है ना। थीटा लिख दिया तो क्रॉस कर लेना भाई अपना आंसर, क्योंकि थीटा नहीं आएगा, 2 पाई माइनस थीटा आएगा। तो पहले ऐसे ही कुछ आउट हो जाएंगे, चार ऑप्शन में से एक ऐसा होगा। अभी पूरा हुआ नहीं जवाब, ये तो इसी का ही हुआ है। अभी इसका लिखना बचा हुआ है। जब हम इसका लिखना चाहेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा, यहां से परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर डालेंगे तो एक एंड से मिलाने के लिए अल्फा की वैल्यू तो 90 हो गई, और ये आधा एंगल होगा θ/2, तो बीटा की वैल्यू माइनस θ/2 होगा। तो अल्फा 90, बीटा हो गया माइनस θ/2, या इधर से नाप लो 360 माइनस θ/2 ऐसा करके। तो अब हम माइनस साइन के साथ लिख रहे हैं इस वायर का। अच्छा, इसका इन दोनों का तो एक ही जैसा होगा, तो डबल कर लेंगे, तो ट्वाइस पहले ही कर लो आप। फिर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये आर है, तो अब भोले लोग आर ही लिख दें कहीं, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखना पड़ेगा। तो आर कॉस θ/2। फिर बारी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो साइन 90 माइनस साइन θ/2, माइनस होगा तो बाहर ले लिया माइनस, ठीक है। तो टोटल बी का वैल्यू देखें हम, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, तो कॉमन ही आ रहा है ना, ले लें, इसमें भी आ रहा है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ले लो कॉमन। तो इधर बचा हमारे पास 2 पाई माइनस थीटा, इधर माइनस, ये हो गया 2 × 1 माइनस साइन θ/2 अपॉन कॉस θ/2, यही है। थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, 2 पाई माइनस थीटा -2, 1 माइनस साइन θ/2 क्या होता है? 1 माइनस साइन θ/2 क्या होता है? वन माइनस कॉस θ/2 तो अच्छा होता है, 1 माइनस साइन θ/2 इतना अच्छा नहीं होता है, पर फिर भी मैं कर देता हूँ, फिर भी करूँ क्या कुछ। कॉस θ/4 माइनस साइन θ/4 का होल स्क्वायर, क्या कहते हो? कॉस स्क्वायर θ/4 प्लस साइन स्क्वायर θ/4 हो गया 1, -2 कॉस θ/4 साइन θ/4 साइन θ/2 हो गया, ठीक है। ये हो गया कॉस स्क्वायर θ/4 माइनस साइन स्क्वायर θ/4,
ऐसा हो गया। क्या कहते हो? ठीक है ना? अब इसमें से कुछ कट रहा है ऊपर? क्या, इससे तो कुछ भी बनाते जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री है ये, कुछ भी हो जाता है इसमें। ये आपने बताया कि कॉस थीटा बाय फोर माइनस साइन थीटा बाय फोर एक बचेगा, और यहाँ पे प्लस वाला बचेगा। फिर कॉस थीटा बाय फोर से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? वन माइनस टेन थीटा बाय फोर अपॉन वन प्लस टेन थीटा बाय फोर। ये हो गया ना? अब ये बताओ कि थीटा की वैल्यू लेंगे ना, तो टू पाई माइनस थीटा, कोई पॉजिटिव नंबर आएगा ना। थीटा जीरो ले लेते तो पूरा ही टू पाई हो गया। ये वाला नंबर कितना होगा? थीटा जीरो लिया तो क्या हो गया? टू हो गया, तो माइनस टू आ गया। टू पाई माइनस टू करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, है ना? जीरो रखा दो, और थीटा अपन टू पाई ले लेते हैं। थीटा टू पाई लेंगे तो क्या होगा? थीटा टू पाई कैसे होता है? टू पाई कैसे होगा? ये एंगल बढ़ाते जाएं यूं। पाई लेंगे तो फ्लैट वायर हो जाएगा, सेंटर नीचे आ जाएगा। अगर ऐसा हो गया ना, तो ये पाई वाला केस है क्या? पाई का चित्र तो ऐसा होगा, और पाई से बड़ा लूंगा, फिर कैसा चित्र होगा? यूं। अब तो इधर वाली साइड थीटा हो गया, और थीटा उधर वाली टू पाई, पता नहीं क्या, छोड़ो, मारो गोली। आ जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव जो सवाल दिया होगा। अलग अलग थीटा पे डिपेंड कर रहा है, समझ में आ रहा है? तो ये सवाल आपने कर दिया, चलो ठीक है, अगला सवाल करो फिर। हाँ। क्या रह गया? यहीं पर रुक जाओ, ये तो ऐसे ही मैंने कर दिया। ये ठीक है यहाँ तक, कोई बुरा नहीं, यहाँ तक हो गया ये। ऐसे टेन थीटा में लिख दिया मैंने। अगला सवाल करते हैं। ये ऐसे बहुत पास पास वायर है ये, ठीक है? डायग्राम में दूर दूर दिखा है थोड़ा, मान लेना कि पास पास। ऐसे दिखेगा नहीं तो बहुत पास बना दूंगा। इसमें आई करंट जा रहा है ऐसे, जो सबसे भीतर वाला है इसकी रेडियस ए है, सबसे बाहर वाले की रेडियस बी है।
और वायर बहुत पास पास है, थिकनेस बहुत कम है, बहुत ही पतला तार है। डायग्राम में बड़ा दिखा है, थोड़ा दूर दिखा है, वायर एकदम चिपके हुए हैं और बहुत ही सारे हैं, बहुत ही पतला सा तार है, ऐसे लिपटा हुआ लगातार। तो अब आपको इसमें आई करंट जा रहा है, टोटल एन टन है यहाँ, कुल मिला के एन टन है। आपसे पूछा है कि सेंटर वाला जो पॉइंट है उस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। फाइंड बी एट सेंटर। मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे मालूम कीजिए। बोलो। ऐसे ऐसे जा रहा है करंट, देखो कैसे जा रहा है, यूं, फिर ऐसे, ऐसा रहा, एंटी क्लॉकवाइज सारे में ही। नहीं, इस डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा बस, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। आगे आंसर। वायर की थिकनेस बहुत कम है, वायर बिल्कुल पास पास है, डायग्राम में दूर दिखा हुआ है ना, पास मान लेना, थिकनेस बहुत कम। ठीक है, अब देखते हैं कैसे करते हैं सॉल्यूशन। ये तो हो गया इनर रेडियस और ये हो गया आउटर रेडियस, ए और बी। अब क्या है कि इसके अंदर बहुत ही वायर है हमारे पास, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई आर रेडियस लेते हैं और डी आर थिकनेस लेते हैं। ठीक है, आर रेडियस लेते हैं और डी आर थिकनेस लेते हैं हम। ऐसा तो हम ले ही सकते हैं। अब बात इतनी सी है कि उस डी आर थिकनेस में करंट कितना जा रहा होगा, ये हमें मालूम करना पड़ेगा।
तो कौन बता सकता है कि डी आर थिकनेस में कितना करंट जा रहा है? वो लोग हाथ ऊपर करेंगे। इस डी आर थिकनेस में करंट कितना जा रहा है? कोई विद्यार्थी कहता है कि मैं बता सकता। वो कौन है? तुम बता सकते हो। और और कोई कह रहा है क्या? तुम भी बता सकते हो। तुम भी बता सकते। 3 विद्यार्थी कह रहे हैं। तो पहले उसने किया तो उसको चांस देते। अच्छा, बैठो। तुम कुछ कहो। अच्छा, आई ही जा रहा है। तुम कुछ कह रहे हो। एरिया से डिवाइड करेंगे। एक ने देखो कहा कि आई ही होगा, क्योंकि सब टर्न में बराबर है, तो डी आर में ही आई होगा। ऐसा उसका लॉजिक है। दूसरे ने कहा कि आई, तुमने कुछ कहा आई बाय एन, आई बाय एन इंटू डी आर। डायमेंशन इमेज नहीं खा रहा है। डायमेंशनली गलत हो गया ना। करंट का डायमेंशन ही नहीं रहा। करंट इंटू लेंथ हो गया। तो वो यही गलत कर देते हैं। क्या बता रहे हो? तुम कुछ कह रहे हो। आई अपॉन टोटल एरिया इंटू कौन सा? डी ए। करंट को पूरे एरिया से डिवाइड किया, फिर छोटे से एरिया से डिवाइड किया, है ना? ऐसा इसका कहना है। क्यों किया ऐसा? तुमको लगता है, ये ना? ठीक है। एक उधर से आंसर सुना है। वो कह रहे हैं कि आई अपॉन बी माइनस ए इंटू डी आर। ऐसा कुछ है। थोड़ा सा फिर से बोलो। एन भी इसमें कुछ। बी माइनस ए ऊपर है। फिर से लिखो। फिर से बोलो। क्या बोला तुमने? बोलो फिर से। बोलने दो भाई, क्यों उसको मौका पूरा चाहिए? आराम से सोच लो, कोई दिक्कत नहीं। पहले नंबर पे तुम ही बोलना चाह रहे थे। आई अपॉन बी माइनस ए इंटू डी आर। आई अपॉन बी माइनस ए इंटू डी आर। ठीक है। तो ये तो अपन गलत कर ही चुके। डायमेंशन गलत हो गया। इसके डायमेंशन सही है, इसके भी डायमेंशन सही है, और ये तो बिल्कुल डायमेंशन में कोई दिक्कत ही नहीं। इनमें से कौन सा पसंद आ रहा है भाई? फर्स्ट क्यों? किसको पसंद आ रहा है फर्स्ट? अच्छा, इतने लोगों को फर्स्ट पसंद आ रहा है। ठीक है। और जिनको ये सेकंड वाला पसंद आ रहा है, सेकंड पसंद किया है। और जिनको थर्ड वाला पसंद आ रहा है, 2-4 लोग हैं। ठीक है। अब बात है कि सही क्या है ना? तो अब हम उसके अगेंस्ट बात करेंगे। अगर कोई ये कहता है कि डी आर विड्थ में आई करंट, तो ऐसे डी आर जोड़ करके टोटल जो विड्थ है उसमें कितनी बार डी आर आ जाएगा? इनफाइनाइट बार, है ना? अगर डी आर विड्थ में आई करंट है, तो हर डी आर के अंदर आई मान लू, तो पूरी बी माइनस ए की जो भी थिकनेस है उसमें तो इनफाइनाइट बार डी आर आ जाएगा। तो फिर इनफाइनाइट आई हो जाएगा। इतना तो नहीं है बे करंट, है ना? तो हम तो इसके खिलाफ ये दलील दे रहे हैं। अब कौन कह रहा है कि उनको जम रहा है? सही नहीं जम रहा होगा अब, है ना? अच्छा, तीसरा एक और आंसर बता रहे, चौथा बताओ। आई एन इंटू 2 छोटा आर इंटू डी आर
अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाला एरिया वाला लगा रहे हो क्या जो इसने लिखा है, आई अपॉन पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बस एक एन का फर्क है। ओके, एन और इसमें थोड़ा सा अंतर आ रहा है। चलो अब देखो क्या बात है, कैसे तय करेंगे ना, फैसला कैसे करेंगे इसकी बात करेंगे। जिन लोगों ने एरिया वाले समर्थन किया है, एक इसमें एन का ही डिफरेंस है, तो शायद मुझे लगता है तुम कुछ कहना चाहते हो, एन ऐड करवा रहा है, तुम इस सहमत हो इससे? तुम नहीं करना चाहते, ओके, वो नहीं करना चाहता है, तुमने किया है। अब जस्टिफिकेशन दोनों के पास नहीं है ना, दोनों से पूछ लेते हैं। तुम बताओगे इसने आखिरी में हिसाब लगा के किया, तो इसी से पूछते पहले। सवाल है कि ऐसा क्यों, क्यों भाई, क्यों एरिया से डिवाइड करें हम, एरिया से क्या लेने देना। देखो तुम्हारे हिसाब से मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, जो सबसे अंदर वाला लूप है इसमें आई करंट है, और इसका एरिया तो पाई ए स्क्वायर हो गया ना, और जो सबसे बाहर वाला लूप है उसमें भी तो आई करंट है, और उसका एरिया तो पाई बी स्क्वायर हो गया। तो एरिया तो कुछ भी हो, करंट तो एक ही आ रहा ना। फिर तुम कैसे बोल रहे हो ऐसे प्रोपोर्शनलिटी प्रोपोर्शनलिटी कैसे लगाए एरिया का रूल, जब सबसे अंदर वाले लूप में आई करंट है उसका एरिया पाई ए स्क्वायर है, सबसे बाहर वाले लूप का करंट भी आई है और उसमें भी एरिया पाई बी स्क्वायर है। तो जब एरिया बदला तो करंट तो बदला ही नहीं, लूप छोटा लिया या बड़ा लिया, करंट तो एक आ रहा है, तो फिर एरिया का ये कहां से नियम ढूंढ के लाए कि कुछ तो करना था, तो एरिया ही सही। चलो क्या कहते हो, अब तो अच्छा नहीं लग रहा होगा, है ना। देखो रिजेक्ट हो गया लॉजिक से, रिजेक्ट। इसकी बात करते हैं। आप देखो कि क्या करना है, यहां से लेके यहां तक की जो विड्थ है, ये वाली जो विड्थ है, एक वायर की एक फिक्स विड्थ होगी, अगर विड्थ बढ़ाते जाएंगे तो करंट बढ़ता जाएगा, है ना। जैसे एक तार अपन रखे यूं, एक वायर है, फिर उसके बगल में दूसरा वायर है, उसके बगल में तीसरा वायर, उसके बगल में चौथा वायर है, तो दुगनी विड्थ हुई तो डबल करंट हुआ ना, तीन गुना विड्थ हुई तो तीन गुना करंट हो गया, क्योंकि एक में आई है, दूसरे में भी आई है, तीसरे में भी आई है ना। तो एक वायर के बगल में दूसरा तार है, तो अपन बताया बिल्कुल पास पास में तार है, तो उसकी कुछ भी छोटी सी भी विड्थ है, तो ऐसे विड्थ उनकी छोटे छोटे विड्थ मिलके तो बड़ी विड्थ बन रही है। तो ऐसे कितने टर्न बोल दिए, एन टर्न हो गए। तो ये टोटल ऐसे जा करके जब अपन यहां से वहां तक जाते हैं, तो इसमें एन टर्न में टोटल करंट कितना हो गया, एन आई, इसमें आई, इसमें आई, इसमें आई, इसमें आई, ऐसे करके यहां से लेके वहां तक टोटल कितना करंट हो गया, एन आई, एन इंटू आई, और कितनी विड्थ है, बी माइनस ए, और जो विड्थ हमें चाहिए उस विड्थ में कितना होगा, इंटू डी आर। देखो गलत तो है ना, काफी मिल रहा है, पर एक है नहीं तो छूटा है। एक ही तो क्वेश्चन रह गया था एग्जाम में, अगले साल पढ़ाई करनी पड़ती कि थोड़ा सा, एक ही रह गया था क्वेश्चन, टू से डिवाइड करना भूल गया था, कुछ तो रह जाता है मतलब। खैर काफी फिर भी ठीक है,
इन सबसे तो ये अच्छा लॉजिक है, वो एन लगाने में भूल गया बस। तो फिलहाल अब हमको ये पता लग गया कि करंट इस सेगमेंट में कितना है, ये मिल गया। अब मैं इसका बी लिखने जा रहा हूँ, है ना। तो बी लिखने के लिए मुझे मिटाना पड़ेगा, इतनी सारी जगह घेर ली है। ये लो। तो यहाँ पे देखिए कितना बी हो जाएगा, डी बी। ये इसका मोटाई ज्यादा हो गया। तो अपने को इस वायर की वजह से, लूप की वजह से करंट का फॉर्मूला होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई की जगह क्या हो गया, एन इंटू आई अपॉन बी माइनस ए इंटू डी आर। म्यू नॉट आई अपॉन टू आर, यही होता है ना करंट, मैग्नेटिक फील्ड मतलब एक पूरे रिंग की वजह से। म्यू नॉट आई अपॉन टू आर होगी। कर दें ग्रेड, इंटीग्रेट। तो ये आ गया बी म्यू नॉट एन आई अपॉन टू बी माइनस एल एन बी बाय ए से लेके बी तक। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना है हमने निकाल लिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारा भी लॉग तो आ रहा था, है ना, पर उनके डी आर ही नहीं आ रहा होगा, इंटीग्रेट करने में डी आर ही नहीं मिल रहा होगा उन्हें, है ना। वो आई लिख रहे होंगे, म्यू नॉट आई अपॉन टू आर, बिना डी आर के इंटीग्रेट कर रहे होंगे। उनको डी आर की जरूरत ही नहीं इंटीग्रेट करने के लिए। ऐसे सेंटर का देखो, सेंटर पे क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन टू आर, आर रेडियस वाले का कर दे इंटीग्रेट। फिर बोलेंगे वन अपॉन आर है, इंटीग्रेशन एल एन आर हो गया। अब वो आई यहाँ पे गलत लिखने में आ रहा है, इसलिए डी आर दिख नहीं रहा है। फिर वो डी आई आएगा, डी आई की वैल्यू यहाँ से आएगी, छोटे हिस्से में छोटा करंट, तो इसका हिसाब बन के आएगा। तो ऐसा आ गया। ठीक है। अगर मैं आपसे इसको बढ़ाऊं आगे, ये होगी बात। अगर कोई आपसे ये पूछे कि एक सर्कुलर लूप है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड उसकी एक्सिस पे निकालो आप, ऐसे जा रहे हैं आई करंट, इसका रेडियस आर है, और जिस पॉइंट पे पता करना है वो पॉइंट यहाँ पर पी पॉइंट है, जो कि यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर है। तो फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप के एक्सिस के पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मालूम कीजिए।
हम्म देखिए फिर मिलाते हैं सॉल्यूशन। अभी इसमें क्या है कि ऐसे में अगर अपन समझें तो इस तरह से एक करंट लूप है ऐसा, इसमें करंट यूज जा रहा है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखना चाहते हैं तो उस तार को पकड़ लेंगे, तो उसके अराउंड ऐसे चक्कर खा रहा है। अगर मैं एक डायग्राम बना के दिखाऊं आपको, इधर देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी घूम रही होंगी इसको जानते हैं। इसमें करंट ऊपर जा रहा है ऐसे, तो मैग्नेटिक लाइंस अगर मैं दिखाना चाहूं तो ऐसे दिखेगी, इस तरफ यूं ऐसे, उल्टा दिखा दिया रो, यूं यूं जा रहा है ना ऐसे, ऐसे करंट यूं जा रहा है तो इसके चारों तरफ चक्कर खाता है ना, इसके चारों तरफ यूं चक्कर खाएगा, फिर ये करंट इधर नीचे जाएगा तो इसमें यूं आएगा, और इधर दिखाएंगे यूं, यूं करंट जा रहा है ना यूं ऊपर, तो इसमें ऐसे करंट जा रहा है तो यूं हो गया ऐसे, ऐसे चारों तरफ घूम रहा होगा इसकी तरफ, और ऐसे दिखाएंगे थोड़ा बड़ा करके इधर, यूं हो गया। ये सब ऐसे लूप कंप्लीट होगा यूं, तो सबके लूप ऐसे अंदर की तरफ एंटर कर रहे हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूं जा रही, तो इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ गया, इसको यूं देख सकते हैं कि यूं करंट जा रहा है ना, तो अपनी फिंगर यूं घुमाएंगे तो सेंटर पे अंदर होगा ना, वैसे इधर होगा, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ऐसा आएगा। ये तो हो गई डायरेक्शन के संबंध में बात। अब इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो हर हिस्सा इस डायरेक्शन में एक ही जैसा कंट्रीब्यूट करेगा, किसी एक हिस्से का लिख देंगे ना इस तरफ कितना आ रहा है, बस उसके बाद इंटीग्रेट करने में कुछ भी नहीं जाने वाला है, छोटा सा ही देखो, तो एक छोटे हिस्से की वजह से लिखने जा रहे हैं, तो छोटा सा हिस्सा यहाँ ले लेते हैं एक, जो अंदर की तरफ करंट जा रहा है, तो इसको डायग्राम में यूं दिखाएंगे, अंदर की तरफ करंट जा रहा है, छोटा सा हिस्सा है, इसकी लेंथ है IDL, जो कि यहाँ से R डिस्टेंस ऊपर है और यहाँ से X डिस्टेंस नीचे, जो पॉइंट है हमारा उस पर हमें पता करना है, जो कि यहाँ से इधर है, ये डिस्टेंस √R² + X² है, तो जो IDL क्रॉस भी आएगा ना, IDL तो अंदर हो गया, आइडियल इधर हो गया क्रॉस R, IDL क्रॉस R, तो क्रॉस R करेंगे तो इसके परपेंडिकुलर आएगा इधर DB, ऐसे हर हिस्से का आएगा घूमते हुआ, सबका जो इधर वाला कंपोनेंट है उससे मतलब है, तो ये है टोटल 90 डिग्री, ये अगर थीटा है तो टोटल सेंटर की तरफ जो आ रहा है वो हम लिखेंगे, अब वो होगा इंटीग्रल DB sin थीटा, क्योंकि ये वाला एंगल क्या होगा 90 - थीटा,
तो ये आ गया dB साइन थीटा। अब dB का वैल्यू क्या है, ये और रह गया। तो dB का वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I इंटू DL। अच्छा देखो, इसमें और इस वेक्टर में एंगल 90 डिग्री है, तो IDL साइन 90 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा हो जाएगा R अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब इस इक्वेशन में से कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर निकाल लो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 सब बाहर आ गए। ये सब कांस्टेंट है, सभी बाहर भेज दिए। बचा क्या, सिर्फ डीएल। डीएल कितना होता है, डीएल 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 जोड़ेंगे तो 2 पाई आर। तो ये आ गया 2 पाई आर। तो फाइनली बी कितना आ गया देखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I इंटू पाई आर स्क्वायर, 2I इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के ऊपर, किसी सर्कुलर लूप की एक्सिस के ऊपर, उसकी वजह से आने वाला मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इतना होगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ I इंटू पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहां पर होगा बताओ भाई, जब x 0 होगा। सबसे कम कहां पर होगा, इन्फिनिटी पर होगा। तो सेंटर पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, और धीरे धीरे कम ही कम होता जा रहा है। ठीक है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, घट रहा है। तो सेंटर पे मैक्सिमा आ जाएगा ना, तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे पहाड़ टाइप बन जाएगा, है ना। बी वर्सेस एक्स कोऑर्डिनेट, हाईएस्ट पॉइंट सेंटर पे हो गया ना, ये x 0 हो गया। तो प्लस का x ले लो या माइनस का x ले लो, डायरेक्शन एक है। तो इस तरह से हमने एक सर्कुलर लूप का भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना जान लिया। आप लोगों की क्लास है क्या, क्या बात है, क्लास हमारी नहीं है आपकी है। ठीक है, तो फिर हम क्या करें, कर लिया जो करना है ना। अब एक डीबीपी आप करके आ रहे थे और 6 सवाल HLP वाले करके आ रहे थे, और कुछ रह गया कैपेसिटर वगैरह में। ठीक है, चलो इतना ही करो, फिर मैग्नेटिक फील्ड में चलेंगे हम।